लॉ के सामने कोई चांस नहीं होता। अब इस रिकॉर्डिंग को कैसे एक्सप्लेन करोगे? यह सुनकर मेंटर चुप हो जाता है, उसकी नजर नीचे झुक जाती है। उसी समय पुलिस उस गैंग के बाकी लोगों को भी पकड़ लेती है और वह बताते हैं कि 3 मिलियन वाला डेट भी फेक था, जो मुझे सुसाइड के लिए फोर्स करने के लिए बनाया गया था। सारे झूठ एविडेंस के सामने साफ हो जाते हैं। फिर स्कूल अनाउंस करता है कि मेरी रेपुटेशन रिस्टोर की जाएगी और मेंटर, चू शेंग और लियो रुयान को एक्सपेल कर दिया जाता है। मैं स्क्रीन पर देखता हूँ कि जिन्हें कभी पावरफुल समझा जाता था, उन्हें पुलिस ले जा रही होती है। लियो रुयान को फिर से डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्वमेंट की वजह से उसे 10 साल से ज्यादा की सजा का सामना करना पड़ता है। उसके पेरेंट्स उसे बचाने के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच देते हैं और पनिशमेंट कम करने की कोशिश करते हैं। फिर एक दिन मैं उससे मिलता हूँ। वह अब ग्रे यूनिफॉर्म में होती है और उसके लंबे बाल भी नहीं होते हैं। वह मुझे देखती है और उसकी आंखों में रिग्रेट होता है। वह कहती है, शेंगलिन, अगर तुम साइन कर दो तो मेरे पेरेंट्स बाकी पैसा दे देंगे। जिस पर मैं उसे देखता हूँ और कहता हूँ, क्या तुम्हें लगता है मुझे पैसों की जरूरत है? जब मेरे पेरेंट्स तुम्हारी वजह से ऑलमोस्ट मरने वाले थे, तब तुमने ये नहीं सोचा। फिर मैं उसके सामने प्रूफ रखता हूँ जिसमें उसके और चू शेंग के चैट्स होते हैं। मैं कहता हूँ, तुमने कभी मुझे प्यार नहीं किया, तुम सिर्फ पैसे से प्यार करती थी। यह सच अब साफ दिख रहा है। यह सुनकर लियो रुयान कांपने लगती है और उसे समझ आ जाता है कि उसका आखिरी सहारा भी खत्म हो गया है। फिर मैं साफ मना कर देता हूँ कि मैं कोई सेटलमेंट साइन नहीं करूंगा। इसके बाद मुझे बैंक से कॉल आता है कि लियो फैमिली के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं इलीगल फंड रेजिंग के शक में, और उनकी सारी प्रॉपर्टी भी फ्रीज हो जाती है। जो लोग पहले रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन थे, अब लोग उन्हें भी सस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। वह पुलिस स्टेशन के बाहर मुझे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं बिना पीछे देखे निकल जाता हूँ, क्योंकि गलत काम की सजा सिर्फ जेल नहीं होती, बल्कि रेपुटेशन और पैसा भी खत्म हो जाता है। इसके बाद मेंटर का केस शुरू होता है। यह एक बड़ा फाइनेंशियल केस बन जाता है जिसमें पूरे प्रोविंस का ध्यान होता है। ट्रायल के दौरान मेंटर अपने लीगल नॉलेज से लूप होल्स ढूंढने की कोशिश करता है। वह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैक होने की बात उठाता है, लेकिन मैं पहले से तैयार होता हूँ। मैं स्टोरेज नोटबुक के कोड से हर फंड ट्रांसफर का रियल पार्ट निकाल देता हूँ और वह सीधे मेंटर के ऑफिस के आईपी तक जाता है। यह देखकर उसकी सारी डिफेंस टूट जाती है। कैप्टन उसके सामने एविडेंस रखता है और वह अपनी कुर्सी पर ढह जाता है। उसका पूरा प्लान खत्म हो जाता है और कैप्टन कहता है कि तुम्हारी पूरी लाइफ लॉ में गई, लेकिन अंत में तुमने उसे तोड़ने की कोशिश की। फिर यह भी सामने आता है कि उसके रिसर्च पेपर्स भी फेक थे, जो उसने स्टूडेंट्स का फायदा उठाकर बनाए थे। उसकी पूरी रेपुटेशन खत्म हो जाती है और कोर्ट में मैं खड़ा होकर उसे ले जाते हुए देखता हूँ। जब वह मेरे पास से गुजरता है तो धीरे से पूछता है, क्यों किया तुमने ये सब? जिस पर मैं कहता हूँ, टीचर, ये आखिरी लेसन है जो आपने सिखाया था। लॉ तोड़ोगे तो सजा मिलेगी। इसके बाद मैं कोर्ट रूम से बाहर आता हूँ। बाहर तेज धूप होती है। मेरे पेरेंट्स गेट पर खड़े होते हैं। अब वह सिर उठाकर चल पाते हैं और उन्हें अब कोई नीचा नहीं दिखाता है। मैं ब्लैक नोटबुक पुलिस को दे देता हूँ ताकि उसके सारे सीक्रेट्स खत्म कर दिए जाएं। उसका काम पूरा हो चुका होता है, लेकिन मुझे पता है कि यह कहानी खत्म नहीं हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग गैंग अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने 50 मिलियन और अपने लोग खो दिए हैं और वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। यह सोचकर मुझे अंदर से एक खतरा महसूस होता है। फिर एक रात मैं लाइब्रेरी से निकलता हूँ। तभी अचानक स्ट्रीट लाइट्स बंद हो जाती हैं और पूरा रास्ता अंधेरे में डूब जाता है। मुझे तुरंत कुछ गलत लगने लगता है और मैं अपनी पॉकेट में रखा अलार्म दबा देता हूँ। अंधेरे में कुछ शैडो जैसी फिगर्स मेरी तरफ बढ़ती नजर आती हैं और माहौल फिर से खतरे से भर जाता है। नाइट मार्केट के क्रिमिनल्स मुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनके हाथ में आयरन रॉड्स होती हैं और उनकी मूवमेंट काफी प्रोफेशनल होती है, जिस पर मैं पैनिक नहीं करता हूँ, बल्कि लाइब्रेरी के एंट्रेंस के स्टोन पिलर्स को कवर बनाकर डॉर्मेटरी की तरफ भागता हूँ। तभी एक गैंगस्टर मुझ पर झपटता है। मैं साइड हटता हूँ और अपना स्कूल बैग उसके सिर पर मार देता हूँ, जिस पर वह लड़खड़ा जाता है और उसी बीच वह मुझसे यूएसबी ड्राइव मांगते हैं। कहते हैं, इसे दे दो और अपनी जान बचाओ। जिस पर मुझे समझ आता है कि उन्हें लगता है मेरे पास अभी भी बैकअप है, क्योंकि असली मनी लॉन्ड्रिंग गैंग अभी पूरी तरह पकड़ा नहीं गया है। फिर मैं जोर से चिल्लाता हूँ कि आग लग गई है और डॉर्मेटरी की लाइट्स एक एक करके जलने लगती हैं। स्टूडेंट्स इधर उधर देखने लगते हैं। मैं भागते हुए बार बार चिल्लाता रहता हूँ, आग लग गई है। यह देखकर गैंग वाले ज्यादा देर नहीं रुकते हैं। वह तुरंत मोटरसाइकिल्स पर बैठकर भाग जाते हैं और तभी कैप्टन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। ग्राउंड पर सिर्फ एक बैज मिलता है, जिस पर एक अजीब सा सिंबल बना होता है। कैप्टन कहता है यह ओवरसीज मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का साइन है और मुझे वार्न करता है कि मैं बहुत डेंजर में हूँ, अगर वो कुछ मांगे तो दे देना। जिस पर मैं उस बैज को देखता हूँ और मेरे दिमाग में प्लान बनता है, छिपना सॉल्यूशन नहीं है, इस गैंग को खत्म करना ही पड़ेगा। तभी मैं डिसाइड करता हूँ कि खुद को बेट बनाऊंगा और ये बैज उस प्लान की ही बन जाता है। कैप्टन बताता है कि ये डीप सी नाम का क्रॉस बॉर्डर गैंग है। फिर मैं अपने डेस्क पर बैठता हूँ और एक स्पेशल यूएसबी ड्राइव निकालता हूँ, जिसमें कोई रियल डेटा नहीं होता, बल्कि पुलिस का ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर होता है। मैं सोचता हूँ कि अगर उन्हें बैकअप चाहिए तो मैं उन्हें फेक बैकअप दूंगा। कैप्टन मुझे देखता है और समझ जाता है कि यह बहुत रिस्की है, क्योंकि ऐसा करते ही मैं खुद टारगेट बन जाऊंगा, लेकिन मैं पहले ही अपनी लाइफ दांव पर लगा चुका होता हूँ। फिर मैं स्कूल के अनामोनस फोरम पर एक पोस्ट डालता हूँ, जिसमें लिखता हूँ कि स्टूडेंट ने जो छोड़ा था वह मेरे पास है, अगर चाहिए तो आकर ले लो। कुछ ही मिनटों में व्यूज 10,000 पार कर जाते हैं। मुझे पता होता है कि शैडो में छिपे लोग अब स्क्रीन देख रहे हैं, जिस पर कैप्टन तुरंत टेक्निकल टीम को ऑर्डर देता है कि मेरे फोन और अकाउंट्स को मॉनिटर किया जाए। जो भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा उसे तुरंत ट्रैक किया जाएगा। रात में मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता हूँ। सड़कें खाली होती हैं, स्ट्रीट लाइट में मेरी शैडो लंबी दिखती है और मुझे फील होता है कि कोई मुझे वॉच कर रहा है, जैसे कोई पॉइजनस स्नेक नजर रख रहा हो। फिर मैं
डॉर्मेट्री लौटता हूँ और जानबूझकर कर्टन्स खोल देता हूँ ताकि बाहर वाले मुझे कंप्यूटर पर काम करते हुए देख सकें। थोड़ी देर बाद मेरे इनबॉक्स में एक अननोन मेल आता है। उसमें लिखा होता है कि कल दोपहर 3 बजे डाउनटाउन लाइब्रेरी के टॉप फ्लोर कैफे में मिलो। ये जगह भीड़ वाली होती है जो परफेक्ट कवर देती है, लेकिन कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अगले दिन मैं वहाँ पहुँचता हूँ, विंडो के पास बैठता हूँ, सामने कोल्ड ड्रिंक रखता हूँ, टेबल पर USB रखता हूँ जो सनलाइट में चमकती है। कैफे में शांति होती है, बस कभी कभी पेजेस पलटने की आवाज आती है। कैप्टन और कुछ प्लेन क्लॉथ्स पुलिस अलग अलग जगह बैठकर नजर रखते हैं, कोई स्टूडेंट बनकर, कोई स्टाफ बनकर। तभी एक मिडिल एजेड आदमी डार्क ब्लू सूट में आता है और मेरे सामने बैठ जाता है। उसके हाथ में एक मोटी लॉ बुक होती है। वह दिखने में क्लासी लगता है, लेकिन उसका बिहेवियर उसकी असली आइडेंटिटी दिखाता है। वह धीरे से कहता है कि जो चीज तुम्हारे पास है वह हमें दे दो, जिस पर मैं कहता हूँ कि पहले मैं तुम्हारे बॉस से मिलना चाहता हूँ। वह कॉफी पीते हुए चारों तरफ देखता है, जैसे चेक कर रहा हो कि कोई ट्रैप तो नहीं है। फिर कहता है बॉस बिजी है, पहले चीज कंफर्म होगी फिर पैसे मिलेंगे। वह कहता है 30 मिलियन तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी सिक्योर हो जाएगी। जिस पर मैं जानबूझकर ग्रीडी बनता हूँ और कहता हूँ 30 मिलियन कम है। चू शेंग ने कहा था इसकी कीमत 500 मिलियन है। यह सुनकर उसका चेहरा ठंडा हो जाता है। वह कप नीचे रखता है, आगे झुककर धीरे से कहता है कि कुछ पैसे जान देकर ही मिलते हैं। और तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है, जिस पर वह एक नजर डालता है। मैसेज। उसका फेस थोड़ा चेंज होता है, जिस पर वो खड़ा हो जाता है। USB फ्लैश ड्राइव लेने के बजाय मैं एक बिजनेस कार्ड छोड़ देता हूँ और